बहुत अच्छा, सभी लोग का स्वागत है। सभी लोग क्वेश्चन लगाइए। वर्तमान में जो 25वें मुख्य न्यायाधीश पूछेगा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश नहीं पूछ रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त पूछ रहा है। ठीक, ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और इसके दुगना कीजिएगा तब जाकर मुख्य न्यायाधीश का नाम आएगा, यानी 50वां मुख्य न्यायाधीश आपको चंद्रचूड़ जो हो जाएंगे। तो ये पूछ रहा है कि वर्तमान में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। सो मुख्य चुनाव आयुक्त जो 25वें हो जाएंगे ये हो जाएंगे राजीव कुमार। 25वें पूछ रहा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राजीव कुमार हो जाएंगे 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ये आपको चुनाव आयोग के बारे में देखोगे आर्टिकल 324 से लेकर 329 में उल्लेख मिलता है, जो कि आपके चुनाव कराते हैं विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन 2 देखो, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि ये दे रहा है यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है। तो अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है ये है डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी हो जाएंगे वर्तमान में आपको कौन हो जाएंगे? यूपीएससी के अध्यक्ष। क्वेश्चन देखिए 3 देख लीजिए। प्रथम महिला प्रीमियर लीग, एक बात ध्यान में रखिएगा, इस बार से आईपीएल महिला का भी स्टार्ट हो गया था। तो आईपीएल महिला का जो स्टार्ट हुआ था, प्रथम महिला प्रीमियर लीग जो, उसका आयोजन महाराष्ट्र में हुआ था 2023। इसके विजेता कौन है? अरे जो पुरुष वाले हैं तो उसका तो चेन्नई सुपर किंग्स हो जाएंगे, ठीक ना। अब महिला पूछ रहा है, महिला में कौन सा विजेता हो जाएंगे जो महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था महिला के लिए, ये आपको बताना है। तो महिला के लिए जो विजेता हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपको मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस की टीम ने जीता है ना, बहुत अच्छा। महिला के लिए मुंबई इंडियंस हो जाएगा और पुरुष के लिए चेन्नई सुपर किंग्स हो जाएगा। ये दोनों याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पुस्तक इरफान खान लाइफ इन मूवीज के लेखक कौन है? इस पुस्तक का लेखक कौन है ये आपको बताना है। पुस्तक का नाम है इरफान खान मूवी जो है इरफान खान लाइफ इन मूवीज। इरफान खान लाइफ इन मूवीज, बहुत मस्त एक्टर थे इरफान खान। इनका आपको नाम बताना है। ले, इसमें सी वाला ऑप्शन ही नहीं है, इसमें सी ऑप्शन है ना दिया है। हो जाएंगे शुभ्रा गुप्ता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देख लिए। जुलाई 2022 में देखो एनटीपीसी ने बहुत बड़ा जो तैरती हुई आपको सौर ऊर्जा परियोजना स्टार्ट किया था। यह सबसे बड़ा एनटीपीसी ने स्टार्ट किया था। तो जुलाई 2022 में एनटीपीसी ने भारत के सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहां स्टार्ट किया था? जुलाई देखोगे, ये जुलाई 2022 की बात कर रहा है। यह तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहां स्टार्ट किया गया था ये आपको बताना है। ये देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। कहां पर हो जाएगा? तेलंगाना में हो जाएगा, ठीक ना। एगो लिख रहा है कि सर जी हमारी गर्लफ्रेंड छोड़कर भाग गई है, बड़ी डिप्रेशन में है। अरे ओकरा ने वो डिप्रेशन में, अगर कोई लड़की अगर तुमको छोड़कर भागती है, तुम कमेंट कर किसी को बताओगे कि हम डिप्रेशन में हैं। अरे तुम्हारी सिचुएशन खराब है बबुआ, तुम डिप्रेशन नहीं आइसोलेशन में रहना चाहिए तुमको। तो डिप्रेशन तुम कैसे झेल रहे हो? और तुमको छोड़कर भाग रहे तो सर जी से साझा करोगे, सर जी हमको छोड़कर भागी हमारे लखनी। अरे भाग्य भागना है, जिसको भागने तो क्या दिक्कत है, किसको बांध कर रखोगे? अभी आज बारिश भी हुआ यहाँ पर झिमाझिमी पटना में, अभी वैसा मौसम भी किया हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखो। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है किसकी जागरूकता फैलाने के लिए? ठीक, तो जैसे ही बरसात स्टार्ट होता है कौन सी बीमारी शुरू हो जाती है, उसी की जागरूकता फैलाने के लिए स्टार्ट किया गया है। चलो बताओ किस रोग के जागरूकता फैलाने के लिए आपको? तो डेंगू हो जाएगा ना, इसका क्या हो जाएगा बताओ? क्वेश्चन बहुत अच्छा, डेंगू। सही बोल रहे हो क्षत्रिय अमन, सही बोल रहे हो। सर को बोलकर प्यार किया था कि सर जी से शिकायत कर रहे हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेंगू हो जाएगा, डेंगू। उस समय तो रात रात भर जब बातें कर रहे थे तो हमको तो ना बताया, डेंगू वायरस जनित रोग है। हमको तो ना बताते थे कि सर जी हम रात रात भर बात करते हैं, तनी मनी 2 मिनट 3 मिनट और बात कर लें, कॉन्फ्रेंस कर दें, बात कर लें। अभी जब तुम्हारा दिल टूट गया तो हमारे पास आ रहे हो कि सर जी देखिए हमको छोड़कर भाग गई है। उस समय तो ना बता रहे थे। 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? ये बताना है। ये बताना है कि 16 मई 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, ये लगाइए क्वेश्चन। ठीक, तो 16 मई 2023 को आप देखोगे, देखो 1975-76 में कौन सा राज्य का आपको देखिएगा गठन हुआ था, भारत में मिल गया था।
ठीक है ना, पहले सह राज्य के रूप में मिला, फिर पूर्णतः राज्य के रूप में मिल गया। तो ये देखोगे सिक्किम, तो सिक्किम को ही आप देखोगे 16 मई 1975 यानी जो हुआ था, स्थापना हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। सिक्किम जो हो जाएगा ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, ठीक ना, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा जो है ये इसका रासायनिक नाम बताना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा यानी कि तुमको क्या करने वाला सोडा कह रहा है। बेकिंग सोडा मतलब ये आपको खाने वाला सोडा बोल रहा है ना, तो इसका आपको रासायनिक नाम क्या हो जाएगा बताओ। तो खाने वाला सोडा का नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, NaHCO3 होता है ना इसका फॉर्मूला। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपको ये हो जाएगा। धोवन सोडा का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसे भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। चलो इसका आंसर क्या लगा रहे हो तुम लोग, बहुत अच्छा। बड़ा तू सब विलक्षण है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों के कारण होता है। खान देखो, कोयला का खान होता है ना, उसमें एक गैस निकलता है। जीवाश्म जो भी चीज होते हैं वहां तो निकलते ही गैस, और जीवाश्म ईंधन हो गया कोयला जो कि अवसादी चट्टानों में पाया जाएगा। जो खान होता है कोयला का उसमें मीथेन गैस निकलता है, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। जुगाली करने वाली जो जानवर होती है वो भी निकाला जाता है, आपको धान के खेत में मिलता है, जहां सड़ता गलता है वहां पर मिलता है, गोबर गैस इसे कहा जाता है। सो ये जो मीथेन होता है ये ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो मरता है, बम माने विस्फोट हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा, सी। इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑक्सीजन माने वायु, वायु की बात कर रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, एंजाइम एक है, एंजाइम क्या है आपको बताना है। जो तुम्हारे शरीर में एंजाइम होता है ये क्या काम करता है, ठीक, तो तुम्हारी जैविक प्रक्रिया को तो प्रभावित करता है, बढ़ा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, एंजाइम एक प्रकार का क्या होता है, बायो उत्प्रेरक होता है, ठीक, बायो उत्प्रेरक के तौर पर ये तुम्हारे शरीर में काम करता है, एंजाइम जो काम करता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां से देखो 11 देख लो, एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल होता है। ताड़ी के किण्वन में देखो, लैक्टोबैसिलस तो आपको दूध में हो जाता है ना, ठीक ना, एजोबैक्टर तो होगा नहीं, सैक्रोमाइसिस, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्या है होगा, पेनिसिलिन तो आपको प्रतिजैविक होता है। यहाँ पर आप आसानी से सेंसर को छाट सकते थे, ठीक ना। सैक्रोमाइसिस जो होता है ये ताड़ी के क्या हो जाएगा, किण्वन में शामिल होगा। ये ताड़ी तो अभी भी चाहता है ना, बिहार में दारू बंद है ना, ताड़ी थोड़े बंद है, देखते थे ताड़ी उड़ी कोनो मार कर घुलट जाता था। 11 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 11 के आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो है कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ये लगाइए क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है, यानी स्थापना हुआ, ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश के एक आपको देखिएगा काफी ज्यादा शहरी वाला, मतलब कि काफी ज्यादा लोग वहां पर रहते हैं, इसका कानपुर होगा, कानपुर, ठीक ना। सो कानपुर होगा, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कानपुर में। कानपुर में पहले चमड़ा उद्योग काफी चलता था, कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक। गंगा नदी यहीं से प्रदूषित होने शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, यहां पर देख लो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, हम हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है। हमें क्या होता है, हरी घास को देखेंगे तो हरा रंग दिखाई देगा। आखिर क्यों ऐसा होता है, हरी घास के रंग हरा दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। तो ये बताइए इसके आंसर क्या हो जाएगा। तो जो चीज जैसा दिखाई देता है यानी उस चीज का परिवर्तन हो रहा है वैसा, ठीक ना। यानी कि हरे रंग का क्या होता है, हमारी आंखों से परिवर्तित होती है, ठीक ना। तो ये चीज क्या हो जाएगा, ये बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। 13 का आंसर क्या लगा रहे हो तुम लोग, एमडी इजराइल क्या करोगे। हाँ। जिसमें तैरने आता है उसी में लोग डूबते हैं। चलो आगे चलते हैं। हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों से परिवर्तित करता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। और क्लोरोफिल के कारण कोई भी पौधा हरा दिखाई देता है। क्वेश्चन देखो 14 होगा, मतलब क्लोरोफिल होता है हरा के लिए। 14 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है। तो एल्बिडो से संबंधित है जो सूरज के कुछ प्रकाश में जो आपको आते हैं, शरीर जो पृथ्वी पर सभी चीज आते हैं, सभी प्रकाश के जो परिकिरण आता है, किरण आता है, क्या सभी को अवशोषित कर लेता है पृथ्वी, नहीं, बहुत से ऊपर भी भेज देता है, यानी कि परिवर्तित कर देता है, जिसे ही क्या कहा जाता है, एल्बिडो प्रभाव कहा जाता है, यानी वापस की शक्ति से कहा जाता है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको
डी हो जाएगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाओ, ठीक ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, प्राचीन काल से ही दही जमाने की प्रक्रिया में निम्न में से किस आवश्यक होती थी, किस जीव की आवश्यकता होती थी। तो प्राचीन काल हो या आधुनिक काल हो या मध्यकालीन काल हो, सभी में दही जमाने के लिए पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर उसको थोड़ा ठंडा हो जाता है तो उसमें क्या मिलाया जाता है, जोरन मिलाया जाता है, यानी कि बैक्टीरिया वाला चीज मिलाया जाता है। पहले क्या होता था कि सिक्का भी डालकर आपको ये दही जमाया जाता है, सिक्का जब धार्मिक काम होता है तो। प्राचीन काल में दही जमाने की प्रक्रिया निम्न में से आवश्यक होती थी, जीवाणु की होती थी, और अभी भी जीवाणु की ही जरूरत होती है, ठीक ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा, जीवाणु। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 16 देख लो, निम्न में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। ये बताना इसमें से कौन सा आपको है जो कि मृदा में सबसे अधिक अम्ल छोड़ता है। इसका आंसर आपको लगाना है क्वेश्चन का, मृदा में सबसे अधिक जो अम्ल छोड़ता है और मृदा को अम्लीय बना देता है, ये आपको बताना है इसमें से कौन हो जाएगा। सो अमोनियम सल्फेट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट हो जाएगा। इसे याद रखिएगा और कंफ्यूजन नहीं, अमोनियम सल्फेट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 17, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। मस्टर्ड जो गैस है इसका उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। जो मस्टर्ड गैस है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता था। तो मस्टर्ड गैस का उपयोग तुम लोग सुने होंगे, जिसे आपको युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में ज्यादातर इस गैस का इस्तेमाल हुआ था। जहरीला गैस है मस्टर्ड गैस, और ये आप देखोगे यानी रासायनिक युद्धों में ये क्या हो जाएगा, इसका इस्तेमाल किया जाता था, यानी रासायनिक युद्धों में इसका इस्तेमाल किया जाता था मस्टर्ड गैस का। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कणीय तत्व क्या है। कणीय तत्व, कणीय तत्व किसे कहा जाता है। सो इसका इंग्लिश होता है पार्टिकुलेट मैटर। सो पार्टिकुलेट मैटर होता है जिसे पीएम शॉर्ट में लिखा जाता है। ये कणीय, तो ये बताना है कणीय तत्व क्या होता है। कणीय तत्व होता क्या है ये बताइए। तो ये एक आपको छोटा छोटा पार्टिकल होता है और वायु में उपस्थित होता है, ठीक ना। तो ये क्या हो जाता है, वायु प्रदूषक होता है। पार्टिकुलेट मैटर इसे बोला जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कणीय तत्व कहा जाता है। छोटा छोटा होता है बहुत। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 19 देख लो, टिक और माइट किसकी आपको बताना है। टिक और माइट वास्तव में होते हैं, टिक और माइट क्या होते हैं बताना है। टिक और माइट ये वास्तव में होते हैं, क्या होते हैं। टिक और माइट जो होते हैं वास्तव में ये मकड़ी होते हैं, मकड़ी वंशी होते हैं। क्या है, मकड़ी वंशी होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मकड़ी वंश से संबंधित है टिक और माइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। मकड़ी वंशी होते हैं टिक और माइट। जो नहीं आता है उसे लिख लिया कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, खमीर एक उदाहरण है। यह बताना है खमीर किसका उदाहरण है। लगाइए क्वेश्चन, क्या दिक्कत है। खमीरीकरण, खमीरीकरण सुने होंगे, इसमें किसका होगा, खमीर किसका उदाहरण हो जाएगा ये आपको बताना है। खमीर जो होता है किसका उदाहरण होता है, जीवाणु का, कवक का, विषाणु का, शैवाल का। ओबीसी सी बात है, ये फंगस यानी कवक का होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कवक का होता है, ठीक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 21 देख लो, निम्न में से कौन कौन सा आहार मानव शरीर में क्या कह रहा है, एक मिनट छोटा कर लेते हैं। अब लगाओ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं। नए ऊतक की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं, ये आपको बताना है। देखते हैं तू कौन सही लगा रहा है, ठीक ना। सर जी इतना लेट हो गए हैं, स्टूडेंट पढ़ाने गए थे। वाह रिपोएस, तुम भी स्टूडेंट पढ़ाने लगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। चलो आगे बढ़ोगे बहुत ज्यादा। चलो ये बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, पनीर। वाह, सब लोग याद किया है वो पनीर, क्योंकि पनीर में क्या होता है, प्रोटीन होता है। और प्रोटीन का क्या काम होता है, उत्तक का विकास करना। उत्तक बनाने में, कोशिका बनाने में प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22 देखो, बिहार के निम्नलिखित में से कौन से जिला नेपाल से साझा नहीं करता। ओबीसी सी बात है, जो बिहार के सटे हुए जिले हैं जो आपको उत्तर में है, तो बिहार और नेपाल से सटे हुए जिले बताना है कौन कौन हो जाएंगे। साझा नहीं करता ये बताना है, छोटका जिला है वो, ठीक ना। बताओ कौन नहीं साझा करता है। अरे साझा करने वाला अगर याद होगा तो तुमको नहीं भी साझा करने वाला पता चल जाएगा, ठीक। अरे पहले नंबर तुम पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण से तैबे करते हो। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, खगड़िया। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, खगड़िया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये सब करता है। लेकिन इसमें से आप देखोगे एक चीज नहीं करता है, छोटका जिला हुआ शिवहर।
शिवहर नहीं करेगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, शिवहर कभी नहीं करेगा। ठीक, बाकी ये सब करेंगे, इसके आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? बिहार को अगर हम उत्तर से दक्षिण देखें, बिहार आयताकार प्रकार का है, आयताकार प्रकार का है, ये देखोगे ऐसे है बिहार, ठीक ना। तो बिहार के देखोगे एक तो पूछता है उत्तर से दक्षिण, एक से पूरब से पश्चिम पूछ देता है। तो ये क्या पूछ रहा है कि बिहार के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? तो बिहार के उत्तर से दक्षिण लंबाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3, 4, 5 हो जाएगा, यानी कि यहां से लेके उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई आएगा 345 किलोमीटर हो जाएगा। और ये पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई कुछ ज्यादा होता है, जो कि 483 किलोमीटर हो जाता है। ठीक, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये आपको बी निकल कर आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी निकल कर आ जाएगा। बिहार आप जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका रैंक 12वां स्थान पर आता है, जनसंख्या की दृष्टि से जो हो जाएगा तीसरा पूरे भारत में। बहुत गर्मी, गर्मी तो बहुत है, चड़क नीति बहुत गर्मी है, ठीक ना। बारिश भी हो गया ना आज अलग अलग जगह पर, थोड़ा थी, कहीं पर आंधी आया है तो तनी सी बारिश हुआ है, पटना में तो बारिश हुआ है, बहुत गर्मी है। 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच में लड़ा गया था? 100 वर्षीय युद्ध भी लड़ा गया था और सप्तवर्षीय युद्ध भी लड़ा गया था, यानी 100 वर्ष तक भी इनके बीच में युद्ध चला था और 7 वर्ष के बीच में ही इनके बीच में चला था। ये 100 वर्षीय और सप्तवर्षीय युद्ध दोनों जो चला था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में चला था, यानी ये किसके किस में चला था? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखो। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? राजा कनिष्क जो थे ये कुषाण वंश से थे। राजा कनिष्क के शासनकाल में ही चौथा बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। ये बताओगे रेशम मार्ग जो था इन पर इनका अधिपत्य था। तो निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे एक तो नागा अर्जुन हो जाएंगे, एक अश्वघोष हो जाएंगे, एक वसुमित्र हो जाएंगे। ये दोनों तो आपको जो बौद्ध संगीति हो रहा था उसमें भी ये भूमिका निभाए थे। एक नागा अर्जुन हो जाएंगे, ये भारत के आइंस्टीन इन्हें कहा जाता है नागा अर्जुन को, ये भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देख लो। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने के पहले बलबन ने किसकी प्रधानमंत्री बना था और फिर उनको ही मार दिया था? ठीक, तो दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन ने जो दिया था लौ एवं रक्त की नीति दिया था, राज्य के देवीय सिद्धांत भी लागू किया था और बलबन बहुत क्रूर शासक में नाम आता है इसका, ठीक ना। तो ये किसको निपटा दिया था? तो ये निपटा दिया था किसको बताओ? तो नसरुद्दीन को प्रधानमंत्री था। ये कौन थे? किसके प्रधानमंत्री थे? नसरुद्दीन के प्रधानमंत्री थे बलबन। ठीक, लौ एवं रक्त की नीति लागू किया था बलबन। बहुत अच्छा, चलो ये गुलाम वंश से बलबन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27 देखो। 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। 1911 में देखोगे कि घोषणा हुआ कि भारत की राजधानी जो हो जाएगा ये कोलकाता अब नहीं रहेगा, क्योंकि कोलकाता में देखोगे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हो गए थे। कोलकाता राष्ट्रवाद का गढ़ हो गया था। अंग्रेज लोग कुछ बुद्धि लगाना चाहते थे तो वो सोचे कि हम दिल्ली में लेकर जाएंगे, तो दिल्ली में लेकर गए राजधानी। और उस समय कौन थे आपको भारत के वायसराय थे? तो हार्डिंग द्वितीय था, यानी हार्डिंग द्वितीय था। इसमें आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हार्डिंग द्वितीय था। इस पर बम भी फेंका गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 27 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देख लो। दूसरी योजना का मॉडल, दूसरी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर होगा। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है इसका मॉडल किस पर आधारित है? जो भी पंचवर्षीय योजना होता था 5 साल के लिए मुख्यतः आता था और ये राष्ट्रीय विकास परिषद इसका अनुमोदन करता था। अब पंचवर्षीय योजना जो ये लिया गया है, विषय कहां से लिया गया था? तो रसिया से लिया गया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस प्रारूप पर आधारित है? तो यह है महानुबोलिस मॉडल, क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व दिया गया था? तो दिया गया था फैक्ट्री लगाने का, यानी कि इसमें तो कल कारखाने पर दिया गया था। पहला जो था हेराल्ड डोमर मॉडल जो था ये था हार्वर्ड डायरेक्ट मॉडल जिसे कहा जाता है, वो कृषि पर ज्यादा बल दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महानुबोलिस योजना, बी हो जाएगा इसके आंसर। इसे भी याद रखिएगा, महानुबोलिस योजना बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये देखिए 29 देखिए। बुरी मुद्रा सदैव अच्छी मुद्रा को बाहर कर देते। देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर बल दिया था, दूसरे दिया था उद्योग पर। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन देखो 29। बुरी मुद्रा जो है सदैव अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देता है। इसलिए तुम देखोगे कि कोई भी जब करेंसी फेक करेंसी आती है, वो जब मार्केट में आती है तो उसको जल्दी से कर्व लगाने की कोशिश किया जाता है, यानी कि फेक करेंसी मार्केट में ना पहुंच पाए। क्योंकि जब फेक करेंसी आ जाता है उसका आपको देखो ओरिजिनल करेंसी मार्केट में 80% है, लेकिन फेक करेंसी आपको आ जाती है 20% भी, तो देखोगे ओरिजिनल का वैल्यू अपने आप ही गिर जाता है। लोग विश्वास ही नहीं करते, देखने लगते हैं चश्मा लगा लगा कर कितना रुपया सही में है कि नहीं है। तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को सदैव बाहर कर देती है। ये कौन दिए थे? तो ये ग्रेसम के नियम बताता है। कौन है? ग्रेसम ने दिया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेसम के नियम। ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन 30 देख लीजिए।
भारत में जनसंख्या वृद्धि के मामले में किस वर्ष को भारी अंतर यानी जनसंख्या वृद्धि का विभाजक वर्ष भी बोला जाता है, भारी अंतर देखा गया था? किस अंतर देखा गया था, किस वर्ष में देखा गया था? तो आप सभी को पता है कि जो जनसंख्या का आपको होता है 10 साल में देखा जाता है जनसंख्या कितना बढ़ा, और जनसंख्या मामला केंद्र सरकार देखता है। इससे पहले अंग्रेज थे तो हर 10 साल के बाद देखोगे 1881 से जब लॉर्ड रिपन था उस समय से अब हर 10 साल के बाद, लेकिन उससे भी पहले जनसंख्या 1872 में सबसे पहले देखा गया था, फिर नियमित कर दिया गया था 1881 से। तो यहाँ पर देखोगे 1881 से देखा जाता था, तो फिर आपको 1911 तक तो जनसंख्या ठीक ठाक था, मतलब बढ़ रहा था जैसे कि, फिर 1911 से 1921 के बीच में देखिएगा अचानक जनसंख्या निगेटिव में चला गया। निगेटिव में चला गया इसलिए क्योंकि उस समय देखोगे विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 18 तक। 1919 में बहुत भयंकर बीमारी फैले थे, प्लेग हो गया और भी बीमारी, अलग अलग राज्यों में देखोगे अकाल पड़ा था, जिसके कारण क्या हो गया, जनसंख्या क्या हो गया था, निगेटिव में चला गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देख लो, संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? संपत्ति का अधिकार जो संविधान के 3 है ना, भाग 3 है, इसे कहा जाता है संविधान का मैग्ना कार्टा, ठीक। और ये भाग 3 जो है ये संविधान में ये कहां से लिया गया है, तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, और आर्टिकल 226 के तहत कहां जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो। इतना तो तुम लोग जानते ही होंगे कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 26 के तहत 5 रीट जारी किया जाता है। अब ये चीज पूछ रहा है कि संपत्ति का अधिकार को संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। एक संशोधन हुआ था 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 7वां जो संपत्ति का अधिकार था इसे हटा दिया गया, जो कि आर्टिकल 19 के एफ में दिया हुआ था इसके बारे में, और आर्टिकल एक और पूछता है, आर्टिकल 31 में दिया हुआ था, इसमें इसका उल्लेख था राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार था, इसको हटा दिया गया। और कब कहां डाल दिया गया, आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, और ये कौन से भाग में है, भाग 12 में कर दिया गया, ठीक ना। और इसे अब लीगल राइट बना दिया गया। अब तुम्हारे पास 6 ही मौलिक अधिकार है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में आपको देखने को मिलता है, 6 मौलिक अधिकार, ठीक। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1971 में नहीं हुआ था, 1976 में हुआ था, ठीक है। और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 भी आपको फंडामेंटल राइट से ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनुच्छेद 31 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 31 किससे संबंधित है, अभी आपको बताना है। ये बताओ, देखते हैं कौन आंसर गलती लगा रहा है, ठीक ना, देखते हैं कौन भांग मारकर क्यूज लगा रहा है। चलो बताओ। कोई बताना सर कौन से बुक से प्रैक्टिस करवा रहे हैं? अरे बुक से ये क्वेश्चन खुद से लिया गया है, प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन कंपाइल कर कराया जा रहा है। अरे तुम्हारे एक बुक से थोड़े ना क्वेश्चन कराया जा रहा है। चलो ये देखो, रानी सिंह डी लगा रही है, टुनटुन कुमार बी लगा रहे हैं, और यहां पर देखो सरोज सिंह सी लगा रहे हैं। अब बताओ, मतलब कि जो लोग भी बी लगा रहे उतना तो सही है, ठीक ना। क्या हो गया, ये देखो अहिर अभिषेक लगा रहा है समानता का अधिकार। अभी तक कुछ देर पहले मैंने बताया कि आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 के एफ को हटाकर संपत्ति का अधिकार से हटा, मतलब संपत्ति का अधिकार को ये आपको 300 आर्टिकल में डालकर ए में कर दिया गया, ये आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, यानी उसे लीगल राइट बना दिया गया। अरे कौन से नासा में तुम लोग क्यूज लगाते हो जी, जो नहीं गलत कर पाता है, हमको ना समझ में आता है। कहीं दिमागवा यहीं रहते हो तो दिमागवा बेच कर आते हो, गिरवी रख कर आते हो, बस यहाँ पर ABCD ऐसे करते रहते हो, समझ में नहीं आ रहा है हमको। अरे ये पूछ रहा है अनुच्छेद 31 किससे संबंध है, अनुच्छेद 31 का संबंध है संपत्ति का अधिकार के। अभी ना ऊपरा क्वेश्चन हमने कराया जी, ऊपरा वाला अभी जो क्वेश्चन बताया उसमें बताया ना कि आर्टिकल जो है 19 का एफ और 31 जो है ये संपत्ति का अधिकार से संबंधित है, इसे आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। हजीबे इंसान हो, मतलब तुम लोग देख नहीं रहे हो, बस लगा रहे हो, चल गया, तुक्का मार दिए तो सही हो गया, बात खत्म, मिलल तो जय सिया राम। यहाँ देखो 32 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33 देखो, मौलिक अधिकार के संशोधन दो। मौलिक अधिकार में देखो ये भी मौलिक अधिकार से क्वेश्चन हो गया। मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? देखो मौलिक अधिकार संशोधन या संविधान में संशोधन जो होता है आर्टिकल 368 के तहत होता है, और आर्टिकल 368 के तहत देखोगे ये संविधान संशोधन होता है। ये कौन से भाग में दिया हुआ है? तो भाग 20 में न दिया हुआ है, ये इसका प्रावधान है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये आपको कहां से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। अब देखो मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद कर सकता है, संसद। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार के संशोधन कौन करता है? तो संसद कर सकता है। अब यह संसद जब करता है, यह बताना है संसद जब करता है
संसद जब करता है तो तुम्हारे अंदर ये होगा कि संसद किस में दिया हुआ है, तो आर्टिकल 79 में संसद के बारे में दिया हुआ है। और ये संसद में कौन कौन शामिल होता है, तो आर्टिकल 80 में दिया है राज्यसभा के बारे में, आर्टिकल 81 में दिया है लोकसभा के बारे में, और इसमें एक प्रेसिडेंट को जोड़ देना, मतलब कि राष्ट्रपति, ये संसद के अंग होते हैं, ठीक ना। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर संसद हो जाएगा। संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। आपात के समय में कुछ मौलिक अधिकार से तुमसे लिया जा सकता है, बस आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 34 देख लो, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है, संविधान के किस अनुच्छेद में है बताओ। सिवान से हूं, काम चल रहा है बुक के ऊपर, जल्द ही मेरा बुक आएगा, वो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट, बहुत मेहनत लग रहा है बुक बनाने में, जल्द ही आप लोगों के लिए बुक मैं लेकर आ रहा हूं, बस अभी काम चल रहा है और बहुत ही बेहतरीन तरीका से बुक होगा, जिसका फैक्ट के साथ साथ जो प्रैक्टिस सेट होगा उस तरीका से आप यूज उसका कर लोगे। जो भी क्वेश्चन होगा एकदम ऑथेंटिसिटी के साथ दिया जाएगा आंसर के साथ, कि लास्ट समय में आप लोग एकदम आराम से पढ़कर जाओ। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति, भैया 63 में है। उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यह भी ध्यान में रखिएगा। यानी कि राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होता है उसे क्या कहा जाता है, उपराष्ट्रपति कहा जाता है। आर्टिकल 71 किससे संबंधित है, ये देखोगे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद होता है तो वो कहां तुरंत भाग जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट देखेगा उसको, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35, वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको टोटल लगभग 50 के करीब मॉक टेस्ट मिल जाए और 50 के करीब इंपोर्टेंट जो चैप्टर होगा उसका फैक्ट मिल जाए, ये मेरे तरफ से कोशिश है बुक में, और बुक में और भी चीज जोड़ना है तो अभी कोशिश चल रहा है। देखिए कब तक आपको बुक आपके मार्केट में निकल कर आ जाएगा, क्योंकि मेहनत किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे उठाकर किसी का कॉपी कर दिया, ऐसा कुछ है नहीं, उसमें मेहनत किया जा रहा है। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, वन अनुसंधान संस्थान जो स्थित है ये देहरादून में स्थित है। कहां पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। और देहरादून किसकी राजधानी, भैया उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, अल्फांसो जिसे हापुस भी बोला जाता है, अल्फांसो हापुस जो आम है, ये मूल स्थान इसका क्या है, अल्फांसो हापुस आम, बिजोड़ आम, ठीक ना। ये देखो मलदाहा आम तो मिलेगा भागलपुर की तरफ ना मिलेगा, मलदाहा पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र की तरफ मिलेगा मलदाहा, ठीक ना। विजयवाड़ा भी तो आप चल जाओगे आंध्रा उंद्रा की तरफ, उधर मिलेगा, ठीक। तो ये अल्फांसो कहां मिलेगा, ये रत्नागिरी, रत्नागिरी यानी कर्नाटक की तरफ मिलेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ये इसका जो आपको हापुस जो है अल्फांसो आम है, इसका मूल स्थान कौन सा है, ये हो जाएगा रत्नागिरी। बड़ी विदेश में इसका निर्यात होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देख लो, विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ये आपको बताना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक लगाइए। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है, ठीक ना, 5 जून को मनाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा 1972 से। अब यहां पर देखिए विश्व पर्यावरण दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है, हो गया 5 जून। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को देखोगे बिहार दिवस के साथ साथ क्या मनाया जाता है, जल दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। 22 मई को आपको जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, आर्द्रभूमि वाला डे जो मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन डे वाला जो मनाया जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से वह भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण भारत पर फैला हुआ है, संपूर्ण भारत पर फैला हुआ है, मजा आ जाएगा। ये देखते कौन सा क्वेश्चन सही कर रहा है, कौन लड़का ये क्वेश्चन सही कर रहा है, मैं ये देख रहा हूं, ठीक ना। शुरू के जो 5 लड़के होंगे उनका हम नाम लेंगे जो क्वेश्चन ये सही करेंगे। चलो बताओ, इसमें से बताना है आप लोगों का क्षेत्राधिकार, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 स्नेहा तिवारी लगा रही है डी, सीके चौधरी लगा रहे हैं डी, काजल लगा रही है डी, कौन कौन डी लगा रहा है, आकांक्षा कुमारी भी डी लगा रही है, और कौन है, विजय कुमार भी डी लगा रहे हैं, और कौन है, प्रिया रानी भी डी लगा रही हैं, और कौन और डी वाला जल्दी जल्दी लगाओ भाई, डी वाला बदलो मत अपना आंसर। रूबी कुमारी डी, और कौन है, सतीश कुमार डी, ये देखो एक और कौन है, आनंद सागर भी डी लगाया है, ये स्नेहा तिवारी डी। चलो फिर से रिवर्स होने लगा। चलो जिनका भी डी है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्राधिकार पूरे भारत में है, क्योंकि संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय है जो आप लोगों को शिक्षा के विकास की बात है कि पाश्चात्य और पश्चिम शिक्षा, मतलब कि जो यूरोपियन शिक्षा और भारतीय शिक्षा में, तो भारतीय शिक्षा का सबसे बड़ा जो आपको विश्वविद्यालय देखने को मिलता है, यानी कि हम लोगों का जो शिक्षा है उसको संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा शुरुआत किया गया। और ये इसका पहले संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ना था, इनको संपूर्णानंद के नाम पर रखा गया, और ये वाराणसी में मिलता है। कहां पर, वाराणसी में। लगभग 1200 से 1300 जो कॉलेज और स्कूल है इससे एफिलिएटेड है पूरे भारत में, इसलिए इसका क्षेत्राधिकार जो है ये पूरे भारत में, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 39 देखो, इकेबाना जो है किसकी जापानी रूप से आपको है, मतलब कि किसकी जापानी रूप है, इकेबाना, इकेबाना, इकेबाना किसकी जापानी रूप है। तुमने शादी होता है, तुमने हमने यहाँ शादी होता है ना, हम लोग शादी होता है तो ये बनाया जाता है, क्या उसके कहा जाता है, चार चार को बांस उस गाड़ कर बनाया जाता है, पूरा सजाया जाता है, उसको क्या तो बोला जाता है, देखो हमारा दिमाग में नहीं आ रहा है, मंडप। सो हम लोग यहाँ मंडप बनता है ना, वैसे ही देखोगे ये जापान में इकाबाना बनता है। इकाबाना में फूल जो सजावा जाता है, यानी कि फूलों का सजावट होता है। हम लोग यहाँ तो मंडप बनता ही है, फूल सजाया जाता है, उसको बढ़िया से सजाया जाता है ना, सजाया जाता है जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, फूलों के सजावट के लिए इकेबाना प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देख लो, किस देश के यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है, लगाइए क्वेश्चन, क्या दिक्कत है। तो यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है इसे बेल्जियम को, किसे, बेल्जियम को कहा जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेल्जियम हो जाएगा। 40 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन 41 देखो, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। जो स्पर्श रेखा है ये किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। बताओ, देखते कौन सही लगा रहा है, ठीक ना। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है, देखते कौन सही लगा रहा है, ठीक। सर जी यूट्यूब पर एक आपका ही चैनल है जो कि अच्छे से क्वेश्चन सेट करवा हो पढ़ा रहे हैं सबका। सिवान से हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन लगाइए प्लीज़। आपका ड्राइवर का सपना है, ड्राइवर का सपना पूरा होना चाहिए। बिहार पुलिस का सपना पूरा होना चाहिए। इस बार वर्दी किसी भी हाल में तुम्हारे शरीर पर दिखाई देना चाहिए, और जब वर्दी चढ़ेगा तब मजा आएगा, मजा आएगा मिठाई खाने में, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो, ये सब लगा रहा है बी, लगा रहा है, ये सब लगा रहा है बी। एक में कौन डी लगाया है, वो हे राम जी डी लगाया है मुक्केबाजी, और एक कौन है, धनंजय कुमार लगा रहे हैं डी। राजू कुमार वर्मा डी लगाए हैं, प्रीति कुमारी डी लगाई हैं। दर कबड्डी आई ना तबाला बजाई ना, तुम लोग नहीं पढ़े हो जी कबड्डी। कबड्डी तो कबड्डी में वो स्पर्श लाइन नहीं होता है, छूना होता है। अरे तुम लोग इतना आसान क्वेश्चन कैसे गलत कर सकते हो जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे सभी लोग लगभग सही किए हैं। एक कबड्डी में एक पाली में 7 लोग होते हैं, मतलब कि एक क्षेत्र में जो 7 लोग होते हैं, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यह वो ऐसा खेल है ना जेकरा के दोनों तरफ से लोग नहीं बांट सकते हैं, यानी कि तू वो तरफ से खेली हो, यह तरफ से खेली हो। एकरा में क्या होता है कि या तो तुम उस तरफ रहोगे या तो इस तरफ रहोगे, ठीक ना। एकरा में जीने मरने वाला होता है कि अगर तुम मार दिए तो एगो जी जाएगा, फिर वो कहीं दूसरा पार्टी वाला मार दिया तो मर जाएगा, ठीक ना। एकरा में जीने मरने वाला खेल होता है, ठीक। इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये ऐसा खेल है ना जेकरा में हरदम जिंदगी बनते रहता है, यानी कि हरदम बार तुम लोग जन्म लेते रहोगे, मरते रहोगे, जन्म लेते रहोगे, मरते रहोगे, ठीक। तो कबड्डी बड़ा अच्छा खेल है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो कबड्डी में अभी भी वर्चस्व जो है वो इंडिया का ही है, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 देखो, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारतीय जो रिजर्व बैंक है जिसे आरबीआई कहा जाता है, इसकी स्थापना तो 1934 वाला एक्ट आया था उसके थ्रू हुआ था। बट ये पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था, ये कब हुआ था। नेशनलाइजेशन मतलब कोई भी चीज का नेशनलाइजेशन मतलब कर देना, मतलब सरकारीकरण कर देना, यानी राष्ट्र की वो संपत्ति हो गया। अगर कल जाकर ये रूमुआ को बोल दे सरकार ने कि इस रूम को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है, तो हम हाथ उठा देंगे, हम कहेंगे कि अब हमारे घर में कोई काम है नहीं, काहे कि ये सरकार की संपत्ति हो गया, तो उसे ही राष्ट्रीयकरण कहा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरकार बोल दिया कि अब हमारा सरकार का बैंक है। 1 जनवरी 1949 से आपको आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया, और आरबीआई की स्थापना आपको 1935 में हुआ था, 1934 के एक्ट द्वारा। और आरबीआई का मुख्यालय मिलेगा मुंबई में, और मुंबई को क्या बोला जाता है, भारत की आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 देखो, भारत का पहला अटॉर्नी जनरल कौन थे। सो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल का नाम बताना है। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, ये आपको, ये जब मैंने लॉ का एंट्रेंस एग्जाम देने गया था ना, तो उस समय ये मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था। सच बता रहे, इलाहाबाद जो आपको यूनिवर्सिटी का लॉ का एग्जाम मैंने देने गया था, तो उस समय मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। 2019 की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक ना। तो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल जो थे, ये आपको नाम बताना है। इनका नाम हो जाएगा क्या, MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ जो थे ये भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे, और आई थिंक ये राजस्थान से आते थे। और यहाँ पर याद रखना आर्टिकल 76 में आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में है। अभी कौन है, तो वेंकट रमणी है अभी, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 44, सत्यजीत राय के ने किस पुस्तक की रचना की थी। सत्यजीत राय फिल्म से संबंधित है, आपको पता ही होना चाहिए। तो सत्यजीत राय ने, ये आपको बताना है कि किस पुस्तक की रचना की थी। सत्यजीत राय ने किस पुस्तक की रचना की थी, लगाओ क्वेश्चन, क्या दिक्कत है। सत्यजीत राय ने किस पुस्तक की रचना की थी। आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स। आवर फिल्म्स माने हमारा फिल्म, आपका फिल्म, ठीक ना। इसका क्या हो जाएगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है। अभी देखो पटना में तुरंत बारिश हुआ, ठीक ना।
तुरंत बारिश हुआ। हम जब क्लास करा रहे थे साइंस वाला तो हमको समझ में ना आया ये बारिश कैसे होने लगा, ठीक ना, तुरंत बारिश हुआ और गर्मी काफी ज्यादा हो गया, ठीक। तो मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है, तो मेघ गर्जन जो वायुमंडल के परत में होता है ये क्षोभ वाला मंडल में होता है। क्षोभ जो सीमा होता है ना उसमें होता है, जो सबसे निचले वाला जो सीमा होता है उसे ही क्षोभ मंडल कहा जाता है, ठीक ना। इसमें सभी वायुव्य दशाएं देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखोगे ये जो आपको बादल गरजना, बारिश होना, बिजली चमकना, ये सभी क्षोभ मंडल में मिलते हैं, ठीक। इसे भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देख लो। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है, यह बताना है कि किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। इस महाद्वीप में रेगिस्तान के साथ साथ बड़े बड़े पठार भी है, पहाड़ भी है, ठीक ना। तो इस महाद्वीप को क्या बोला जाता है, पठारी महाद्वीप कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, इस महाद्वीप को क्या कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप कहा जाता है, ठीक। अफ्रीका महाद्वीप जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देख लो। पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है। अलग अलग शहर का नाम दे देता है या पूछ देता है किस नदी के किनारे स्थित है। जैसे दिल्ली दे देता है जमुना नदी के किनारे स्थित है, कोलकाता दे देता है हुगली नदी के किनारे स्थित है, कानपुर दे देता है गंगा नदी के किनारे स्थित है, वाराणसी दे देगा आपको गंगा नदी के किनारे स्थित है, इलाहाबाद दे देगा, प्रयागराज जो है इलाहाबाद वो कहां पर है, संगम पर स्थित है, यमुना गंगा सरस्वती के संगम पर स्थित है, ऐसे ही दे देता है। तो ये पूछता है कि पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह है, आप बताओ पेरिस नहर किस है, डेनूब है कि सीन है, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। 47 का आंसर लगाना है। बहुत अच्छा, सब लोग लगभग सही लगा रहे हैं, कुछ लोगों को छोड़कर सीन नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सीन नदी, पेरिस फ्रांस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है। ये बताओ, निम्नलिखित में से किस शहर को परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है। बड़ी काम आता है परफ्यूम, गर्मी के दिन में हो, जाड़े के दिन में तो और ही काम आता है। महीने महीने दिन तक कोई नहीं नहाता है, महीने दिन तक नहीं नहा, तुरंत परफ्यूम मार लो, एकदम मारो, थोड़ा सा पानी मार लो, बाल में थोड़ा सा तेल लगाकर ऐसे एकदम झाड़ लगे, एकदम नहा धोआ कर आया है लड़का पैरा एकदम चौचक, ठीक ना। और उस समय क्या मांग लो, देहू महके ना, इसके लिए परफ्यूम मार लो एकदम, तो काम हो जाता है, कोनो नहाने की जरूरत ना पड़ता है, ठीक ना, पानी बर्बाद करने का फायदा। निम्नलिखित में से किस शहर को परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये कनौज का शहर है, कनौज होगा, ये आपको हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कनौज हो जाएगा। यहाँ पर अजीब अजीब टाइप के परफ्यूम मिलता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देख लो। माता टीला बांध जो है ये किस पर है, ठीक, ये आपको बताना है। माता टीला जो है मतलब किस राज्य में स्थित है, ये बताइए। माता टीला जो है ये परियोजना जो है ये किस राज्य में स्थित है, ये पूछता है आपको, ठीक। माता टीला परियोजना क्या दिक्कत है, अरे उत्तर प्रदेश में होगा, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश। देखो कि बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना है उत्तर प्रदेश में, ठीक। आगे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो। भारत में पहला सौर संचालित हवाई अड्डा कौन है। भारत में पहला सौर संचालित हवाई अड्डा का नाम बताना है, यानी कि भारत में सबसे पहला जो सौर संचालित हवाई अड्डा था इसका नाम आपको बताना है, ये कौन सा होगा। लगाइए क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला, बढ़िया से क्वेश्चन लगाइए और एक बार लाइक कर दीजिएगा। बहुत अच्छा, कोची हो जाएगा, कोची हवाई अड्डा जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये पहला आपको हवाई अड्डा था जो है कि भारत का पहला हवाई अड्डा जो सौर ऊर्जा से संचालित था पूर्ण रूप से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। बताओ टोटल 50 क्वेश्चनों में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किया है, ये कायदे से बता दो, मतलब